आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान में धुआं हटने के बाद जो परछाई तैर रही थी वो कोई और नहीं, माँ शाओ टाओ थी। इस वक्त वो फीनिक्स होली लेडी नहीं लग रही थी। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और हवा में किसी लाल रंग के बादल की तरह धीरे धीरे जमीन की तरफ गिर रही थी। नीचे खड़ा जोंगलीवू ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और ठंडी स्माइल आ गई। उसने अपने पैरों के पंजों से जमीन को दबाया और शाओटाओ को कैच करने के लिए हवा में छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक बिना किसी वार्निंग के मां शाओटाओ के ठीक नीचे एक बहुत ही खौफनाक काला गड्ढा खुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में किसी ने चीरा लगा दिया हो, और अगले ही पल उस गड्ढे ने एक ही झटके में मां शाओटाओ को अपने अंदर निगल लिया। और फिर वो गड्ढा तुरंत बंद हो गया। वो ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। यहां तक कि उसकी ऑरा का एक छोटा सा कतरा भी नहीं बचा। जोंगली वू हवा में ही एकदम हक्का बक्का रह गया। गायब हो गई। फीनिक्स होली लेडी गायब हो गई। ये कैसी खौफनाक ताकत थी। तभी हवा में एक धुंधला सा साया चमका और एक इंसान आसमान में प्रकट हुआ। ये और कोई नहीं, हुओ यूहाओ था। यूहाओ का वो चमकता हुआ आईसी वॉर गॉड्स आर्मर अब काफी फीका पड़ चुका था। उसका वो डार्क ब्लू रंग अब काफी हल्का हो गया था और इस क्लास 9 सोल टूल के ऊपर जलने के बहुत सारे काले निशान पड़ चुके थे। चूंकि उसका वाइजर यानी हेलमेट का शीशा अभी भी नीचे था, तो उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके शरीर से अभी भी अल्टीमेट आइस की खौफनाक ऑरा निकल रही थी। मैं जीत गया, यूहाओ ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। यह मेरा तीसरा शिकार था। जोंगलीवू ने अपना सिर ऊपर उठाया और यूहाओ को घूरा। उसकी आंखों का वो शैतानीपन अब गुस्से में बदल चुका था। Who are you how? तुमने मेरी फीनिक्स होली लेडी को कहाँ छुपाया? गाइज, जोंगलीवू की जो स्क्रिप्ट थी उसमें शाओटाओ का गायब होना तो बिल्कुल नहीं लिखा था। यूहाओ ने बहुत ही प्लेन आवाज में जवाब दिया, ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं। जोंगलीवू की आंखें और भी ज्यादा खूंखार हो गईं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन यूहाओ के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये 3 शब्द बोलने के बाद जोंगलीवू वापस जमीन पर उतर गया। क्या बस यही इसका रिएक्शन है? यूहाओ ने सोचा। हाँ गाइज, जोंगलीवू का दिमाग कुछ अलग ही दौड़ रहा था। उसे लगा कि अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया और उसने यूहाओ को अपने कंट्रोल यानी नियंत्रण में कर लिया, तो फिर फीनिक्स होली लेडी को ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपने गुस्से को पी लिया, लेकिन जमीन पर उतरते ही उसने तुरंत अपनी टीम की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया। सन मून एम्पायर, या सीधे शब्दों में कहूं तो होली घोस्ट चर्च का चौथा बकरा बाहर आ चुका था। एक काली परछाई हवा में उछली और सीधा यूहाओ की तरफ तेजी से बढ़ी। इस बार होली घोस्ट चर्च ने यूहाओ का सांस लेने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया था। फीनिक्स होली लेडी हार कर यूहाओ के हाथों किडनैप हो चुकी थी, लेकिन जोंगलीवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका असली मकसद पूरा हो चुका है। उसे 100% यकीन था कि फीनिक्स निर्वाणा का वो खौफनाक हमला झेलने के बाद यूहाओ की सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी होगी। भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो इस अगले राउंड में जिंदा कैसे बचेगा? फिर भी जोंगलीवू खुद चौथे राउंड में लड़ने नहीं गया। वो कोई भी काम बिना पूरा कॉन्फिडेंस हुए नहीं करता था। इसीलिए ये चौथा राउंड सिर्फ एक वार्म अप यानी प्रिल्यूड था, जिसके बाद वो खुद एंट्री मारने वाला था। जब वो काली परछाई यूहाओ के पास आई, तो यूहाओ ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। वो बहुत ही जाना पहचाना फेमिलियर चेहरा था, बहुत बहुत ज्यादा जाना पहचाना। वो था स्कॉर्पियन टाइगर डोलो, जैंग पेंग, बिच्छू बाघ डोलुओ। याद है ना गाइस, जब यूहाओ पहली बार इस स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ से मिला था, तो ये बंदा उसे जान से मारने के लिए पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। उस वक्त यूहाओ के साथ यान शाओजे और सियान लिनर भी थे। सियान लिनर की इस जैंग पेंग के साथ बहुत भयंकर लड़ाई स्टेलमेट हुई थी, और उसी टाइम यूहाओ पहली बार लॉन्ग शाओ याओ से मिला था और एक शर्त लगाकर ही वो लॉन्ग शाओ याओ को वहां से भगा पाया था। अभी कुछ दिन पहले ही मुएन यानी एल्डर मू ने यूहाओ को बताया था कि लॉन्ग शाओ याओ के दिल में उसके लिए कोई बुराई यानी इल इंटेंशंस नहीं थी, वरना पहली ही मुलाकात में वो यूहाओ को चुटकियों में मार सकता था। लेकिन आज यूहाओ वो पहले वाला कमजोर बच्चा नहीं था। अब वो एक खौफनाक टाइटल डोलुओ बन चुका था। ये स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ तो उस वक्त भी एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ था। इतने सालों में इसकी कल्टीवेशन भी काफी बढ़ गई होगी। माना कि ये फेंग लिन जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी इन दोनों के लेवल में कोई खास फर्क नहीं था।
जैंग पेंग के मुंह से एक बहुत ही भारी बाघ की दहाड़ गूंजी और वो यूहाओ के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ के पीछे एक विशालकाय स्कॉर्पियन टाइगर यानी आधा बिच्छू आधा बाघ का साया उभर कर आया और आते ही उसने अपनी पूरी ताकत से यूहाओ की छाती पर एक भयंकर मुक्का जड़ दिया। यूहाओ के माथे पर मौजूद आई ऑफ डेस्टिनी तुरंत खुल गई और उसने अपनी स्पिरिचुअल शॉक की लेजर सीधा स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ पर दाग दी। यूहाओ को अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता था और वो वही कर रहा था। जैंग पेंग ने दर्द से एक फुंकार मारी और उसके शरीर से एक बहुत ही गहरी काली रोशनी निकली। वो रोशनी तुरंत उसके सामने एक छोटे से शीशे में बदल गई जो काले रंग से चमक रहा था। और गाइस, जैसे ही यूहाओ का स्पिरिचुअल शॉक उस शीशे से टकराया, वो शॉक तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया। ओह, ये स्पिरिचुअल पावर को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब समझ आया कि इसने कोई स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल क्यों नहीं खरीदा था और इसीलिए जोंगली वू ने इसे यहां भेजा है। सच में होली घोस्ट चर्च की जड़ें बहुत मजबूत हैं, यूहाओ ने मन ही मन सोचा। लेकिन भले ही उस छोटे से शीशे ने यूहाओ का शॉक रिफ्लेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो शीशा उस भयंकर झटके से चटक गया था। जैंग पेंग का शरीर भी हल्का सा कांपा, लेकिन उसका वो खौफनाक मुक्का सीधा यूहाओ के चेहरे के सामने आ चुका था। यूहाओ ने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। वो टंग सेक्ट की सबसे खास सीक्रेट स्किल इस्तेमाल कर रहा था, कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन, यानी क्रेन को कंट्रोल करना और ड्रैगन को पकड़ना। अब यूहाओ वो नया नया सेक्ट ज्वाइन करने वाला बच्चा नहीं था। आज जब वो ये स्किल यूज कर रहा था तो इसमें एक अलग ही गहराई और जादू यानी मैजिकल था। जैंग पेंग को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही भयंकर खिंचाव यानी सक्शन फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, जिसकी वजह से उसका मुक्का हवा में ही टेढ़ा हो गया। और ठीक उसी पल यूहाओ ने अपना दूसरा हाथ जैंग पेंग की छाती पर रख दिया। जैंग पेंग गुस्से से दहाड़ा और उसका पूरा शरीर भयंकर रोशनी से चमकने लगा। उसका शरीर अचानक से बड़ा हो गया और उसका दूसरा हाथ एक तलवार की तरह एकदम सीधा हो गया। उसने उस हाथ से यूहाओ की हथेली पर एक जानलेवा वार कर दिया। यूहाओ के कंधे हिले। यूहाओ के बाएं हाथ का खिंचाव और दाएं हाथ का धक्के ने उन दोनों हथेलियों को एक साथ मिला दिया। अचानक वहां एक बहुत ही खौफनाक सोल पावर का भंवर फटा। एक इतनी डरावनी और तबाही मचाने वाली ताकत बाहर निकली कि जैंग पेंग का हमला यूहाओ तक पहुंचने से पहले ही वो बहुत दूर हवा में फेंक गया। नीचे खड़े लोगों को लग रहा था कि यूहाओ और जैंग पेंग के बीच में कोई खास लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन जोंगली वू के चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और सैटिस्फाइड स्माइल थी। यूहाओ के रिएक्शन को देखकर जोंगली वू समझ गया था कि यूहाओ की ताकतें पहले के मुकाबले कमजोर यानी वीकेंड स्लाइटली पड़ चुकी हैं। उसने आते ही अपनी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल भी नहीं किया था। इसका साफ मतलब था कि फायर फीनिक्स होली लेडी श्याओ ताओ से लड़ने की वजह से उसकी हालत खराब यानी अफेक्टेड हो चुकी थी। हवा में पीछे फेंकते ही जैंग पेंग ने एक बहुत ही डरावनी बाघ की दहाड़ मारी और अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी बाहर निकाल लिया। एक विशालकाय स्कॉर्पियन टाइगर हवा में प्रकट हो गया। आसमान एकदम काला पड़ गया और तभी हवा में काली रोशनी की किरणें बनने लगीं। वो किरणें अनगिनत चमकती हुई काली सुइयों में बदल गईं, जो सीधा यूहाओ की तरफ बारिश की तरह बरसने लगीं। ये क्या है? ये थी स्कॉर्पियन टेल नीडल, बिच्छू की पूंछ की सुई। स्कॉर्पियन टाइगर डोलुआओ का सबसे जानलेवा हथियार उसकी बिच्छू वाली पूंछ ही थी। ये जैंग पेंग की सबसे खौफनाक सोल स्किल थी। उन सुइयों ने यूहाओ के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये एक ऐसा हमला था जो सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट डोलुआओ ही अपने ट्रू बॉडी के फॉर्म में कर सकता था। यूहाओ हवा में थोड़ा सा हिला और फिर उसका शरीर एकदम धुंधला यानी इल्यूजरी पड़ गया। जब वो सुइयां उसे लगने ही वाली थीं, उसका शरीर शीशे की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हवा में गायब हो गया। कंसीलमेंट, गायब होने वाली ताकत। जैसे ही सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स ने यूहाओ को गायब होते हुए देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। बिग हिस्ट्री एक्शन। यूहाओ की इसी गायब होने वाली ताकत ने सन मून एम्पायर की नाक में दम यानी ग्रेट प्रॉब्लम्स कर रखा था। अगर उसके पास ये ताकत ना होती तो वो उनके इतने सारे उड़ने वाले राडार्स यानी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स कभी तबाह नहीं कर पाता। और अगर वो गायब नहीं हो पाता तो वो अकेले पूरी सन मून आर्मी को धमकाने की औकात भी नहीं रखता। फाइनली इस चौथी लड़ाई में उसने अपनी उस खौफनाक कंसीलमेंट ताकत का इस्तेमाल कर ही लिया था और इसी से सबको पक्का यकीन यानी कन्फर्म्ड हो गया था कि वही वो इंसान था जिसने उनके राडार्स तबाह किए थे। यही था वो कमीना।
वो सारी काली सुइयां हवा में खाली यानी डिडंट हिट एनीथिंग निकल गईं। जब यूहाओ दोबारा प्रकट हुआ तो वो स्कॉर्पियन टाइगर डोलुआओ के ठीक ऊपर खड़ा था। एक सफेद रंग का छल्ला एकदम खामोशी से यूहाओ के शरीर से निकला और सीधा ज़ैंगपैंग के ऊपर जाकर गिर गया। स्कॉर्पियन टाइगर डोलुआओ को अचानक अपना सिर भारी यानी गिरी लगने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने सारी ताकत चूस ली हो। वो एक भयंकर कमजोरी यानी इंटेंस वीकनेस में डूब गया। ये मास एनफीबलमेंट का अपग्रेडेड वर्जन था, सिंगुलर एनफीबलमेंट यानी एक इंसान को कमजोर करने वाली स्किल। यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल सिर्फ स्पिरिचुअल शॉक मारने के लिए नहीं करता था, उसके पास और भी कई खौफनाक तरीके थे। ज़ैंगपैंग के सिर के ऊपर जो छोटा सा शीशा तैर रहा था वो किसी भी ऑफेंसिव यानी हमले वाले स्पिरिचुअल अटैक को तो रोक सकता था, लेकिन इस तरह की ऑक्सिलरी यानी सपोर्टिव या कमजोर करने वाली स्पिरिचुअल एबिलिटी के सामने वो एकदम कबाड़ यानी हेल्पलेस था। यूहाओ की स्पिरिट आइज उसे लड़ाई के हजारों नए तरीके देती थी। उसे हर बार सीधा हमला करने की जरूरत ही नहीं थी। भले ही ज़ैंगपैंग कमजोर पड़ गया था, लेकिन उसने तुरंत हवा में अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसकी पसलियों में से पंख निकल आए, जिससे वो हवा में बहुत आसानी से टर्न कर सकता था। जब वो मुड़कर दोबारा यूहाओ के सामने आया तो उसकी वो काली सुइयां फिर से आसमान से बरसने लगी और इस बार उन्होंने पहले से भी ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर रखा था। ज़ैंगपैंग की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन यूहाओ के सामने एकदम जीरो यानी फार बीनीथ थी। उसने पहले ही अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन वो यूहाओ को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ज़ैंगपैंग को समझ आ गया था कि स्पिरिचुअल पावर से इस लड़के को ढूंढना नामुमकिन है, इसलिए उसने इन सुइयों का इस्तेमाल करके यूहाओ को ढूंढने का फैसला किया था। उसकी वो सुइयां काम कर रही थीं, टेकन इफेक्ट। इस बार यूहाओ ने छुपने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बस अपने शरीर को धुंधला यानी इल्यूजरी कर लिया। लेकिन जब वो सुइयां उसके शरीर के आर पार हुईं तो उसके शरीर पर सिर्फ पानी की लहरों जैसा असर हुआ। उसे खरोच तक नहीं आई, डिडंट गेट हर्ट। ये असली नहीं है, नॉट रियल। ज़ैंगपैंग शॉक में रह गया, अस्टॉनिश्ड। और ठीक उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पूरी दुनिया उसके चारों ओर गोल गोल घूम रही हो। उसे सब कुछ एकदम नकली और धुंधला लगने लगा। नीचे खड़े लोगों को साफ दिख रहा था कि ज़ैंगपैंग के ठीक ऊपर एक स्पिरिचुअल भंवर यानी वर्लपूल बन चुका है, और वो भंवर इतनी तेजी से घूम रहा था जैसे वो ज़ैंगपैंग की आत्मा को ही खींचकर बाहर निकाल लेगा। ये थी यूहाओ की चौथी सोल स्किल, फोर्थ सोल स्किल, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, दिमागी भूल भुलैया। यूहाओ इस स्किल की असली ताकत तभी दिखा सकता था जब वो सामने वाले को अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरी तरह दबा दे, सप्रेशन। और स्पिरिचुअल पावर के मामले में यूहाओ इस दुनिया का बाप यानी ग्रेटेस्ट एडवांटेज था, तो वो इसका इस्तेमाल क्यों ना करता। पिछले कुछ राउंड्स में उसने सिर्फ इसका थोड़ा सा ही हिस्सा यानी पार्ट ऑफ इट यूज किया था, लेकिन इस लड़ाई में वो पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर पर ही डिपेंड यानी काउंटिंग ऑन था। भले ही उसकी स्पिरिट आइज में अभी सिर्फ 8 सोल रिंग्स थे, लेकिन यूहाओ को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अपनी इन्हीं 8 रिंग्स के दम पर वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर अल्टीमेट डोलुआओ को भी घुटनों पर ला सकता है। मैदान में अचानक एक और यूहाओ प्रकट हो गया, और इस बार वो सीधा स्कॉर्पियन टाइगर डोलुआओ यानी ज़ैंगपैंग के ठीक पीछे खड़ा था। ये क्या बवाल है। जो यूहाओ पहले से हवा में था वो अभी भी वहीं मौजूद था। एक ही टाइम पर दो यूहाओ यानी आइडेंटिकल पीपल। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कमाल था स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का। ये यूहाओ की दूसरी डोमेन टाइप एबिलिटी थी। बहुत कम लोग इस डोमेन पर ध्यान देते थे क्योंकि ये स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइज जितना मशहूर नहीं था। लेकिन सच कहूं गाइस, कई बार ये स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन उसकी बर्फीली ताकतों से भी ज्यादा खौफनाक साबित होता है। स्काई ड्रीम आइस वर्म के उस 1 मिलियन ईयर के सोल रिंग ने जो 4 स्किल्स दी थीं, उनमें से एक भी फालतू नहीं थी। हवा में एक बहुत ही भयंकर सोल पावर की लहर उठी और यूहाओ का डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ हवा को चीरता हुआ सीधा उस विशालकाय स्कॉर्पियन टाइगर ट्रू बॉडी की तरफ लपका। ब्रूटल फोर्स को तोड़ने के लिए ब्रूटल फोर्स। ज़ैंगपैंग पहले से ही यूहाओ की स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और एनफीबलमेंट यानी कमजोरी से बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके लिए इस हमले से बचना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही यूहाओ का वो खौफनाक पंजा ज़ैंगपैंग से टकराया, ज़ैंगपैंग का शरीर अचानक बहुत जोरों से कांपा और उसके शरीर से एक डार्क गोल्डन रंग की लेजर फटी।
यूहाओ के उस डार्क गोल्डन पंजे के सामने ज़ैंगपेंग का वो पूरा बॉडी कागज की तरह फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन उसी पल एकदम खामोशी से एक काली परछाई खुद यूहाओ के ठीक पीछे प्रकट हो गई, और उस परछाई से बहुत सारे खौफनाक और नुकीले ब्लेड्स सीधा यूहाओ के दिल को चीरने के लिए आगे बढ़े। एक्सुविएटिंग सिकाडा, केंचुली छोड़ने वाला टिड्डा। ये स्कॉर्पियन टाइगर डोलुआओ की सबसे डरावनी ऑटोमैटिक डिफेंसिव सोल स्किल थी। बाकी स्किल्स के मुकाबले इसे एक गॉडली स्किल माना जाता था। ये स्किल अपने आप मतलब ऑटोमैटिकली तब चालू होती थी जब ज़ैंगपेंग पर कोई ऐसा जानलेवा हमला होता था जिसे वो रोक नहीं सकता था। अगर ये स्किल सक्सेसफुल हो गई तो ज़ैंगपेंग की असली बॉडी उस जगह से निकल जाती थी और वो अपनी 30% सोल पावर का इस्तेमाल करके 1 सेकंड में 1000 मीटर्स के दायरे में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और इतना ही नहीं, एक्सुविएटिंग सिकाडा उसे एक और मौका देती थी। वो अपनी बाकी बची हुई 30% सोल पावर का इस्तेमाल करके अपनी पीक कंडीशन में एक जानलेवा हमला कर सकता था। लेकिन इस बीच वो कोई और स्किल यूज नहीं कर सकता था। मतलब इस एक हमले के बाद ज़ैंगपेंग की 60% सोल पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाती, और ये बात साफ थी कि इसके बाद वो लड़ाई जारी नहीं रख पाता। ये हमला किसी को धोखा देने या मौत के घाट उतारने के लिए एकदम परफेक्ट यानी एक्सीलेंट था। सोल मास्टर्स की दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब स्किल्स की कोई कमी नहीं थी। शुरुआत में जब ज़ैंगपेंग यूहाओ से भिड़ा था तो उसे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा। आखिर यूहाओ पहले ही 3 भयंकर लड़ाइयां लड़ चुका था। लेकिन जब असली टक्कर हुई तो यूहाओ की उस खौफनाक स्पिरिचुअल पावर और उसकी स्पिरिट आइज की अजीबोगरीब स्किल्स ने ज़ैंगपेंग को उसकी औकात याद दिला दी। इतनी सारी एनर्जी बर्बाद करने के बाद भी वो यूहाओ का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। चूंकि ज़ैंगपेंग के पास वो शीशा था तो यूहाओ ने अपना स्पिरिचुअल शॉक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ज़ैंगपेंग यूहाओ की बाकी स्पिरिचुअल टाइप स्किल्स को भी नहीं झेल पा रहा था। उन दोनों की स्पिरिचुअल पावर के बीच का फर्क आसमान और जमीन जितना वास्ट था। इसीलिए ज़ैंगपेंग के पास ऑल इन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब यूहाओ ने उसे अपनी स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन में फंसाया था तो ज़ैंगपेंग चाहता तो उस स्किल का असर कम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर उस स्किल का पूरा असर अपने ऊपर होने दिया, और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो पलटवार कर सके और अपनी एक्सुविएटिंग सिकाडा से इस लड़ाई को एक झटके में खत्म कर दे। अगर वो इस हमले में सक्सेसफुल हो गया तो वो जीत जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो मुड़कर वहां से भाग जाएगा। ज़ैंगपेंग भले ही होली गोस्ट चर्च के होली वर्शिप हॉल यानी सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों का हिस्सा था, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाने वालों में से नहीं था। ज़ैंगपेंग का प्लान एकदम सॉलिड था। उसके बाघ के पंजे यूहाओ के दिल के बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अफसोस, वो एक बहुत बड़ी चीज भूल गया था। यूहाओ के पास एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी, स्पिरिचुअल डिटेक्शन। ये स्किल यूहाओ को 3D विजन देती थी। भले ही यूहाओ को ज़ैंगपेंग के हमले के शुरू होने का पता नहीं चला था, लेकिन जब ज़ैंगपेंग हवा में वापस प्रकट हुआ और उसके शरीर से वो सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर की लहरें निकलीं, तो यूहाओ को बहुत पहले ही उसकी भनक लग चुकी थी, और इसीलिए ज़ैंगपेंग के वो खूंखार बाघ के पंजे हवा में ही खाली चीरते रह गए। अपना सबसे ताकतवर हमला खाली जाने का दर्द किसी दुश्मन से मार खाने से भी ज्यादा भयानक होता है। ज़ैंगपेंग के तो मुंह से लगभग खून ही आ गया, और हमारा यूहाओ वो पलटकर ज़ैंगपेंग के भी पीछे खड़ा था। इस बार यूहाओ ने अपने डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ को बड़ा नहीं किया, बल्कि सिर्फ 30 सेंटीमीटर लंबे 5 खौफनाक नुकीले डार्क गोल्डन ब्लेड्स सीधा स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ की पीठ में घुसे और उसकी छाती चीरते हुए आर पार निकल गए। ज़ैंगपेंग का शरीर हवा में एकदम सुन्न पड़ गया। उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसे इस हार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन छा गया, और अगले ही पल उसके नाभि से भयंकर सोल पावर फटने लगी। ज़ैंगपेंग का दिल चीरा जा चुका था। अब उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया पर राज किया था। वो इतनी आसानी से कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता था। उसके शरीर की उस उबलती हुई सोल पावर ने उसके नाभि में मौजूद उस स्टेबल सोल कोर को ट्रिगर कर दिया था। आत्मविस्फोट, यही ज़ैंगपेंग का आखिरी फैसला था। अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ का जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद करके किया जाने वाला सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे किसी 9 क्लास स्टेशनरी सोल शेल के फटने जितना खौफनाक होता है। ज़ैंगपेंग ने एक बहुत ही ब्रूटल रास्ता चुना था, और उसने साबित कर दिया था कि वो सच में एक स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ है।
ज़ैंग पैंग की मांसपेशियां तुरंत सिकुड़ने लगीं, यहाँ तक कि उसका कंकाल भी छाती की तरफ खिंचने लगा, और यूहाओ का वो डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ उसकी छाती के अंदर बुरी तरह फंस गया। मरने से पहले ज़ैंग पैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर यूहाओ को अपने साथ बांध रहा था। इस खौफनाक पल में भी ज़ैंग पैंग की आंखें धुंधली नहीं हो रही थीं। उसकी आंखों में एक ऐसा पागलपन था जो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। चूंकि मैंने मरने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं तुझे भी अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। मैं तुझे बचने का एक मौका नहीं दूंगा। एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ का मौत से ठीक पहले वाला ये रूप सच में बहुत भयानक होता है। अगर इस वक्त कोई अल्टीमेट डोलुओ भी वहां होता ना, तो वो भी इतने कम टाइम में ज़ैंग पैंग की उस जकड़ को छुड़ा नहीं पाता। ज़ैंग पैंग ने अपने दोनों हाथ यानी टाइगर क्लॉज उठाए और छाती से बाहर निकले हुए यूहाओ के पंजों को बहुत जोर से जकड़ लिया। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर अपना सोल कोर चालू कर दिया ताकि यूहाओ वहां से भाग ना पाए। लेकिन वो ज़ैंग पैंग को नहीं देख सकता था जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। ज़ैंग पैंग के इस आत्मघाती हमले से यूहाओ के चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उसका एक्सप्रेशन एकदम शांत था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, तरस। ये तरस एक ऐसे इंसान के लिए था जो मरने वाला है, जो हार चुका है और जो कभी बहुत ही ताकतवर योद्धा हुआ करता था। यूहाओ ने एकदम खामोशी से अपना बायां हाथ ज़ैंग पैंग की पीठ पर रखा, और यूहाओ का शरीर जो लगभग ज़ैंग पैंग की पीठ से चिपका हुआ था, उसमें से एक भयंकर नीली हरी रोशनी फटी। यूहाओ के उस खौफनाक आइस इम्प्रेस रात ने एक झटके में ज़ैंग पैंग के पूरे शरीर को निगल लिया और उसे उसी नीली हरी रोशनी में नहला दिया। एक ऐसी मौत जैसी ठंड जिसने ज़ैंग पैंग के दिल को चीर दिया और उसकी नसों के जरिए उसके पूरे शरीर में फैल गई। ज़ैंग पैंग के पास इस ठंड से लड़ने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनकी सारी ताकत यूहाओं को पकड़ने में लगी हुई थी। माना कि एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ का मौत से पहले वाला हमला बहुत खतरनाक होता है, लेकिन एक ऐसा टाइटल डोलुओ जिसकी स्पिरिचुअल पावर एक अल्टीमेट डोलुओ के बराबर हो, जिसके पास ट्विन सोल कोर्स हों और जिसका मार्शल आर्ट अल्टीमेट आइस हो, क्या वो इस सिचुएशन में किसी से कमजोर पड़ सकता था? बिल्कुल नहीं। ज़ैंग पैंग का शरीर तुरंत फ्रीज होने लगा और उसे ये देखकर एक बहुत ही भयानक डर लगा कि उसका जो सोल कोर अभी अभी फटने वाला था, उस भयंकर हमले के बाद उसके घूमने की स्पीड स्लो होने लगी थी। ज़ैंग पैंग का खून जमने लगा और जैसे ही उसका दिल बर्फ से ढका, उसकी बची खुची सारी ताकत पानी की तरह बह गई। नहीं! ज़ैंग पैंग अपनी पूरी ताकत से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वो सिर्फ घर्रा पाया और उसकी वो भारी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। यूहाओ का डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ गायब यानी वैनिश हो गया। ज़ैंग पैंग का खून, उसकी मांसपेशियां और उसकी हड्डियां स्केलेटन सब कुछ जम चुका था, फ्रोजन। अब वो यूहाओ को जकड़कर नहीं रख सकता था। ज़ैंग पैंग के वो खौफनाक बाघ के पंजे टूटकर बिखर गए और वो दोनों परछाइयां हवा में अलग हो गईं। हवा में एक परछाई फ्लिकर हुई और यूहाओ वहां से पूरे 1000 मीटर दूर जाकर प्रकट हुआ। बूम! आसमान में नीली हरी आग की लपटें फटीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पटाखे फूट रहे हों। और इसी के साथ एक ऐसा ताकतवर सोल मास्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस कॉन्टिनेंट पर राज किया था, जो एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ था, वो बस एक ही झटके में राख में मिल गया। यूहाओ धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा और इस वक्त उसके शरीर की ऑरा अपने एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। माना कि ये लड़ाई कुछ खास बड़ी या शानदार नहीं थी, लेकिन जो अंजाम हुआ था उसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की सांसें अटक गई थीं। ये चौथा था। 4 लोग आ चुके थे और 2 मारे जा चुके थे। यूहाओ ने अपनी इस खौफनाक ताकत से पूरी दुनिया को बता दिया था कि उसका वो 10 लोगों से लड़ने वाला वो दावा कोई मजाक यानी इम्पॉसिबल टास्क नहीं था। जोंगली वू का चेहरा एकदम काले कोयले जैसा हो गया था, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो पहले ही इतना भारी नुकसान उठा चुका था। अगर अब भी उसे इस लड़ाई से कुछ नहीं मिला, तो होली गोस्ट चर्च की ताकत और उनके दिमागी हालत पर एक बहुत ही भयानक चोट लगेगी। वो इस पूरी सनमून आर्मी का सुपरवाइजर था। अगर उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मिल गई, तो वो सोल इंजीनियर्स जो पहले से ही उससे नफरत करते थे, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे? जोंगली वू का वो उदास और काला चेहरा अब एकदम ठंडे और खूंखार एक्सप्रेशन में बदल गया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसे किसी भी कीमत पर यूहाओ को जिंदा पकड़ना ही होगा, ताकि वो इस सारी तबाही की भरपाई कर सके।
यू हाओ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जोंगली वू ने अपना सिर उठाया और अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरा। उसकी उस बर्फीली आंखों में एक बहुत ही खौफनाक पागलपन था। जोंगली वू का ये पागलपन ज़ैंग पेंग के पागलपन से एकदम अलग था। ज़ैंग पेंग का पागलपन मौत के डर से आया था, लेकिन जोंगली वू का पागलपन एक तेज चाकू की तरह था जो सीधा यू हाओ की छाती में घुसने के लिए तैयार था। यू हाओ की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं। साफ दिख रहा था कि लगातार 4 लड़ाइयां लड़ने की वजह से उसकी काफ़ी एनर्जी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी शांति थी। उसकी तेज सांसों का उसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। यू हाओ ने भी अपनी तीखी नज़रों से जोंगली वू को घूरा। अगर जोंगली वू की नज़रें एक तेज चाकू की तरह थी, तो यू हाओ की नज़रें बर्फ के पहाड़ों की तरह थी। वो चाकू चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, वो 10,000 साल पुरानी मिस्टीरियस आइस से बने उस पहाड़ को कभी नहीं चीर सकता था। एक ऐसा पहाड़ जो सीधा आसमान से एक कुचल देने वाले प्रेशर के साथ नीचे गिर रहा हो। सच कहूं तो गाइज, यू हाओ के अलावा किसी को नहीं पता था कि उसकी कितनी एनर्जी असल में खत्म हुई है। जोंगली वू सिर्फ यू हाओ की पिछली लड़ाइयों में इस्तेमाल की गई सोल स्किल्स को देखकर ही कुछ अंदाजे लगा पा रहा था। यू हाओ की आंखों में एक बर्फीली और ठंडी चमक आ गई थी। उसने अपने दोनों हाथ साइड में फैलाए और उसके आईसी वॉर गॉड्स आर्मर से नीली रोशनी के छल्ले लहरों की तरह निकलने लगे। बहुत ही डरावनी स्पीड से हवा में मौजूद न दिखने वाले फॉर्मलेस बर्फ के एलिमेंट्स यू हाओ की तरफ खींचने लगे। स्टार एनिस आइसी कोएगुलेशन यानी बर्फ का जमाव। तभी एकदम अचानक जोंगली वू के मुंह से एक खौफनाक दहाड़ निकली, जो बिल्कुल एक ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी, और उसके पैरों के नीचे से उसके सोल रिंग्स ऊपर उठने लगे। एक बहुत ही भयंकर और डरावनी ऊर्जा आसमान में फैल गई। जोंगली वू के सोल रिंग्स में सिर्फ 2 ही रंग थे, काले और लाल। दूर खड़े यान शाओ जेड ने जब वो सोल रिंग्स देखे तो खौफ के मारे उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया। जब हमने पिछली बार लड़ाई की थी तब इसके रिंग्स ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इसके पास 6 काले और 3 लाल सोल रिंग्स हैं। इसका मतलब था कि जोंगली वू का कॉम्बिनेशन यू हाओ के खौफनाक कॉम्बिनेशन से कुछ खास कम नहीं था। गाइस, किसी सोल मास्टर के रिंग्स का रंग सब कुछ तो तय नहीं करता, लेकिन ये उसकी असली ताकत का सिंबल जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात, जोंगली वू एक ईवल सोल मास्टर था और वो एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ था। होली गोस्ट चर्च का ये सुप्रीम लीडर सबकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। यू हाओ का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो बहुत अच्छे से जानता था कि पिछले 4 राउंड्स में अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने के बाद जोंगली वू से होने वाली ये लड़ाई आज का सबसे मुश्किल इम्तिहान होने वाली थी। अगर पिछले ईविल सोल मास्टर्स का लेवल यू हाओ से थोड़ा कम था, तो जोंगली वू की असली ताकत पक्का यू हाओ के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा थी। यू हाओ के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज था, उसके ट्विन सोल कोर्स। जोंगली वू के खिलाफ उसकी जीत या हार ही ये तय करेगी कि वो इस 1 वर्सेस 10 वाले मौत के खेल में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। ये लड़ाई आर पार की थी। जोंगली वू ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उसके शरीर का एक काला सोल रिंग चमका और उसके हाथ में एक बहुत ही विशाल और खौफनाक स्टाफ यानी जादुई डंडा आ गया। ये डंडा पूरी तरह से काला था, और जैसे ही ये डंडा बाहर आया, जोंगली वू के पीठ के पीछे एक बहुत ही अजीब सी परछाई उभरी। ये परछाई कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस जोंगली वू के शरीर जितनी ही थी। लेकिन जैसे ही ये परछाई प्रकट हुई, वहां खड़े हर एक इंसान का दिल डर के मारे सिकुड़ गया। ये क्या है? यान शाओ जेड का पहले भी जोंगली वू से पंगा हो चुका था, लेकिन उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि जोंगली वू का मार्शल आर्ट आखिर है क्या। दूर खड़े एल्डर जवान का चेहरा एकदम सख्त हो चुका था। वो अपने आप से बड़बड़ाने लगे। सालों पहले ये शीजुई यानी डेथ गॉड डोलुओ का मार्शल आर्ट म्यूटेट होकर एक ब्लड सोल डेमन पपेट बन गया था। जोंगली वू का मार्शल आर्ट अपनी माँ के मार्शल आर्ट से भी ज्यादा सुपीरियर लग रहा है। पक्का ये भी म्यूटेट हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें एक बहुत ही खौफनाक यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल ताकत महसूस हो रही है। इसकी जड़ें पक्का ये शीजुई के ब्लड सोल डेमन पपेट से ही जुड़ी होंगी। ये शीजुई का ब्लड सोल डेमन पपेट एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो इंसानों की आत्माओं को खा खाकर ताकतवर होता है। यही सबसे बड़ा कारण था कि एल्डर म्यू ने उसे कभी नहीं अपनाया। ये शीजुई के हाथों न जाने कितने इंसानों की जान गई है, और जोंगली वू के मार्शल आर्ट में भी वही दरिंदगी है। मुझे नहीं पता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यू हाओ के लिए ये लड़ाई बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। यान शाओ जेड ने घबराहट में एक नकली हंसी हंसी थी, कहा, ये लड़का सच में बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। अकेला पूरी सन मून एम्पायर की आर्मी को चैलेंज कर रहा है। ये तो सच में। एल्डर जवान ने धीरे से अपना सिर हिलाया।
मैं समझ सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने फ्यूचर की नींव तैयार कर रहा है और सच कहूं तो उसे खुद पर भरोसा भी है। शायद उसे लग रहा है कि उसके जीतने के चांसेस 50% हैं। लेकिन 50% चांस भी ट्राई करने के लिए काफ़ी होता है। अगर वो इस लड़ाई से जिंदा बचकर निकल गया ना, तो उसके बाद चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, भले ही वो हार जाए, लेकिन वो अपनी जान बचाकर पक्का निकल जाएगा। और अगर आज की रात वो जिंदा बच गया, तो लिख कर ले लो, वो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। हैं? यान शाओझे ने हैरानी से एल्डर श्वेन की तरफ देखा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? एल्डर श्वेन ने यान शाओझे की आंखों में देखा और कहा, हम सोल मास्टर्स हैं और हमें हर मुश्किल को सोच समझकर सुलझाना होता है। लेकिन जब हमारी कल्टीवेशन एक लेवल पर पहुंच जाती है, तो सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता। हमें अपने अंदर एक पागलपन और जुनून लाना पड़ता है। मेरे अंदर उसी पागलपन की कमी थी, इसीलिए मैं सालों तक एक ही लेवल पर अटका रहा। यूहाओ जो कर रहा है, वो बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके अपने अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकाल रहा है। जब उसने अपना सेकंड सोल कोर हासिल किया था ना, उसका पोटेंशियल हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। यान शाओझे सोचने लगा, लड़ाइयों का इस्तेमाल करके अपना पोटेंशियल बाहर निकालना, वो भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके लेवल पर कोई ऐसा दुश्मन ढूंढना जो सच में उसकी जान ले सके, बहुत मुश्किल था। श्रक एकेडमी में ऐसे लोग थे, लेकिन वहां उसके साथ मौत की लड़ाई कौन लड़ता? और बाहर वालों के साथ ऐसी लड़ाई करना बहुत ज्यादा खतरनाक था। यूहाओ को अभी हाल ही में अपना सेकंड सोल कोर मिला था, और वो ये मौत का खेल सिर्फ इसीलिए खेल रहा था ताकि वो खुद को इस कदर ट्रेन कर सके कि उसके दोनों कोर्स एकदम परफेक्टली और सीमलेसली जुड़ जाएं। वो अपने अंदर के उस खौफनाक पोटेंशियल को जगाकर अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहा था। फ्यूचर? हुआ यूहाओ का फ्यूचर कैसा होने वाला था? यान शाओझे की दिमाग की नसें फिटने वाली थीं। वो हुआ यूहाओ के फ्यूचर का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। वो बस ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि यूहाओ किसी तरह जोंगली वू से जीत जाए। हालांकि यूहाओ का खुद पर इस तरह का जानलेवा प्रेशर डालना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सामने एक खूंखार ईविल सोल मास्टर था। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब चलते हैं आसमान में, जहां यूहाओ और जोंगली वू की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जोंगली वू ने तुरंत यूहाओ पर हमला नहीं किया। उसने हवा में अपने उस काले स्टाफ से टैप किया और अचानक हवा में एक बहुत ही गहरी और खौफनाक दहाड़ गूंजी, और उसके ठीक सामने एक किसी बहुत ही विशालकाय जानवर का सिर प्रकट हुआ। हैरानी की बात यह थी कि वो एक ड्रैगन का सिर था। वो पूरा का पूरा काला था, लेकिन उसमें से एक आर पार दिखने वाली हरी रोशनी निकल रही थी, और उसकी आंखों के अंदर भयंकर हरी आग धधक रही थी। जैसे ही वो ड्रैगन का सिर बाहर आया, हवा में एक बहुत ही खौफनाक और जमा देने वाली शैतानी हवा चलने लगी। ये क्या बला है? यान शाओझे की जोंगली वू के साथ पहले भी लड़ाई हुई थी, लेकिन उस वक्त यान शाओझे खुद को जलाकर अपने साथियों के लिए टाइम खरीद रहा था, और जोंगली वू ने भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। आज जब यान शाओझे ने उस विशालकाय ड्रैगन के सिर को देखा, तो उसे समझ आ गया कि ये ड्रैगन जोंगली वू के मार्शल वॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये उससे कुछ अलग लग रहा था। यान शाओझे एकदम शॉक में था। आखिर जोंगली वो कितना ताकतवर है? सच कहूं तो गाइज, खुद होली गोस्ट चर्च के बहुत कम लोग जानते थे कि जोंगली वू की असली ताकत क्या है, तो यान शाओझे क्या जानता। लेकिन वो विशालकाय ड्रैगन का सिर सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे उस काले ड्रैगन का पूरा ढांचा रेंगता हुआ बाहर आने लगा। उसके खौफनाक ड्रैगन पंजे बाहर निकले, और फाइनली उस ड्रैगन का विशालकाय शरीर सबके सामने आ गया। ये एक विशाल काला ड्रैगन था, लेकिन इसमें और बाकी ड्रैगन्स में एक बहुत बड़ा फर्क था। इस काले ड्रैगन के शरीर पर कोई शल्क, मांसपेशियां या मांस नहीं था। ये पूरा का पूरा सिर्फ काली हड्डियों से बना हुआ था, लेकिन फिर भी इस बोन ड्रैगन की ऑरा किसी असली ड्रैगन से कम नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि जब जोंगली वू अपना ये खौफनाक ड्रैगन बाहर निकाल रहा था, तो यूहाओ ने उस पर कोई हमला नहीं किया। वो बस चुपचाप हवा में तैरता रहा और इंतजार करता रहा। चूंकि उसने अपना आईसी वॉर गॉड्स आर्मर पहना हुआ था, तो कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। लेकिन इस बीच वो स्टार एनिस आईसी कोएगुलेशन का इस्तेमाल करके अपनी सोल पावर को बहुत तेजी से रिकवर कर रहा था। यूहाओ ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला क्यों नहीं किया? श्रेक एकेडमी के सारे एल्डर्स टेंशन में आ गए थे। उस काले बोन ड्रैगन को पूरी तरह से बाहर आने में 10 सेकंड लगे। वो ड्रैगन 100 मीटर लंबा था, और उसके पंखों का फैलाव भी लगभग 100 मीटर ही था। वैसे देखा जाए तो किसी टॉप टियर इंसान के मार्शल वॉल त्रिभूति के मुकाबले ये साइज कोई बहुत बड़ा नहीं था। एल्डर श्वेन जैसे सोल मास्टर्स का ट्रू बॉडी तो आराम से 1000 मीटर तक पहुंच जाता है, लेकिन ये ब्लैक बोन ड्रैगन एकदम असली लग रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह
थी कि जैसे ही ये ड्रैगन आया, आसमान में खून खराबे और मौत की परछाइयां नाचने लगी। वहां अनगिनत सोल बीस्ट्स की लाशों के पहाड़ और खून के समंदर दिखने लगे। हवा में उन बेकसूर सोल बीस्ट्स की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बदला लेने वाली आत्माएं पागलों की तरह चीख रही हों। ज़ोंगली-वू ने यह खौफनाक चीज बनाने के लिए आखिर कितने सोल बीस्ट की बलि चढ़ाई होगी? ज़ोंगली-वू उस विशाल बोन ड्रैगन के सिर पर खड़ा था। उस ड्रैगन के सामने वो भले ही बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसा दम घोटू और खौफनाक प्रेशर निकल रहा था कि सबकी सांसें अटक गई थीं। मैंने इन ड्रैगन की हड्डियों को एक पुराने खंडहर में ढूंढा था। उस वक्त इस ड्रैगन की आत्मा खत्म नहीं हुई थी। माना कि ये कोई टॉप लेवल की ड्रैगन प्रजाति नहीं है और इसका खून भी प्योर नहीं है, लेकिन इस ड्रैगन के शरीर पर सिल्वर ड्रैगन की थोड़ी सी छटा है। तुम लोगों ने ड्रैगन्स का इतिहास तो सुना ही होगा कि कैसे वो महान ड्रैगन गॉड दो हिस्सों में बट गया था, गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग। ड्रैगन गॉड के जो 9 बेटे थे, उनके अलावा इन दोनों को भी ड्रैगन्स का राजा माना जाता था। ड्रैगन्स के जितने भी वंशज हैं, उन सब के अंदर इन राजाओं का थोड़ा बहुत खून होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। सिर्फ ड्रैगन गॉड के 9 बेटों ने ही अपना खून आगे बढ़ाया था। गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग का कोई बच्चा नहीं था। बटने के बाद किसी अनजान वजह से गोल्डन ड्रैगन किंग की डेमाइस हो गई और सिल्वर ड्रैगन किंग अचानक गायब हो गया। और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से सारे ड्रैगन्स का पतन हो गया। लेकिन जब ड्रैगन गॉड उन 2 राजाओं में बटा था, तो उसने बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज की थी। उस एनर्जी के एक हिस्से में गोल्डन ड्रैगन किंग की अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी और दूसरे हिस्से में सिल्वर ड्रैगन किंग का कंट्रोल ऑफ द एलिमेंट्स, यानी सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की ताकत थी। जो ड्रैगन्स उस वक्त ड्रैगन गॉड की उस कृपा यानी फेवर में नहा रहे थे, उन पर उस एनर्जी का बहुत गहरा असर हुआ था। और बाद में उन ड्रैगन्स ने जो ये दावा किया कि उनके अंदर गोल्डन या सिल्वर ड्रैगन किंग का खून है, वो इसी वजह से था। इस ड्रैगन को, जिस पर मैं खड़ा हूं, जब ये जिंदा था तो इसे खुद सिल्वर ड्रैगन किंग का आशीर्वाद मिला था। इसीलिए इस ड्रैगन की आत्मा अमर है और इसके पास सिल्वर ड्रैगन किंग की ताकतों का एक छोटा सा हिस्सा भी है। मेरे पास जितने भी बीस्ट स्पिरिट्स हैं, उनमें से ये ड्रैगन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसे पकड़ने में मुझे पूरे 10 साल लग गए और उन 10 सालों में मैंने किसी की मदद नहीं ली। 10 साल बाद इसी ड्रैगन की ताकत ने मुझे सीधा ट्रांसेंडेंट डॉल्वो बनने का ब्रेक थ्रू दिया और उसके बाद ही मैंने होली गोस्ट चर्च के सुप्रीम लीडर की गद्दी संभाली। मैं नॉर्मली कभी इस ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये अब मेरा ओरिजिन बीस्ट स्पिरिट बन चुका है और मेरे मार्शल सोल का एक हिस्सा भी। आज तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे अपना बोन ड्रैगन किंग बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। ज़ोंगली वू की आवाज़ एकदम भारी और ठंडी थी। उसके मुंह से निकलने वाले हर एक लफ्ज़ के साथ उस बोन ड्रैगन किंग की ऑरा और भी ज़्यादा खौफनाक होती जा रही थी और आसमान और भी ज़्यादा काला होता जा रहा था। इस पूरी खौफनाक स्पीच के दौरान ज़ोंगली वू के वो काले सोल रिंग्स लगातार चमक रहे थे और किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कोई सोल स्किल इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। यू हाओ के एक करारे जवाब से, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इतनी देर बात करके तुम मुझे अपनी पूरी ताकत रिकवर करने का मौका दे रहे हो? ज़ोंगली वू जोर से हंसा। रिकवर? अगर तुम पूरी ताकत पा भी लो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे 1-on-1 चैलेंज कर सकते हो? और वैसे भी मा शियाओ टाओ की उस ताकत को झेलने के बाद रिकवर करना इतना आसान नहीं है। मैं इतनी बकवास सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। अब देखो कैसे ये आसमान और जमीन बदलते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक बहुत ही अजीब नज़ारा दिखा। उसके पैरों के नीचे खड़ा वो विशाल ड्रैगन अचानक हरा पड़ गया और आसमान के काले बादल भी हरे हो गए। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि ऐसा लगा जैसे कुदरत का कहर टूट पड़ा हो। हवा की ताकत, विंड। यहां ज़ोंगली वू किसी भी ईविल सोल मास्टर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। आसमान में छोटे छोटे बवंडर बनने लगे और पागलों की तरह यू हाओ की तरफ बढ़ने लगे। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि यू हाओ की स्टार अनाइस आईसी कोएगुलेशन की रिकवरी स्किल एक झटके में टूट गई। इतनी ताकतवर हवा, क्या ये सच में सिल्वर ड्रैगन किंग का एलिमेंट्स पर कंट्रोल है? यू हाओ हैरान था। ये लड़ने का तरीका किसी भी नॉर्मल सोल मास्टर की समझ से बाहर था। ज़ोंगली वू अपने बीस्ट स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा था, जो यू हाओ के स्पिरिट से बिल्कुल अलग था। यू हाओ ने गौर किया कि ज़ोंगली वू का मार्शल सोल असल में सोल बीस्ट्स को पकड़ने के लिए बना है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी।
आसमान में अनगिनत तड़पते हुए सोल बीस्ट्स की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही बीस्ट स्पिरिट था, बोन ड्रैगन किंग। इसका मतलब साफ था कि ज़ोंगली वू ने जितने भी सोल बीस्ट्स मारे थे, उन सबको इस बोन ड्रैगन किंग ने निगल लिया था। वो बीस्ट गॉड डीतियान को इसलिए मारना चाहता था ताकि वो उसे अपना नया बीस्ट स्पिरिट बना सके और फिर वो नया स्पिरिट इस पुराने ड्रैगन को खा जाए। ये ताकत बढ़ाने का एक बहुत ही दरिंदा तरीका था। ताकतवर ही कमजोर को निगलेगा। जैसे ही ये तेज हवाएं यू हाउ से टकराईं, उसने आसमान में उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने शरीर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उड़ने के लिए हवा के दबाव की जरूरत होती है, लेकिन ज़ोंगली वू ने यू हाउ के आसपास की पूरी हवा ही सक कर ली थी। यू हाउ की सोल पावर खाली जगह में जा रही थी, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी चारों तरफ से हरे रंग के विशाल हवा के ब्लेड्स उसकी तरफ लपके। ये ब्लेड्स इतने खतरनाक थे कि हवा में चीरे पड़ रहे थे। यू हाउ को लगा जैसे उसका शरीर अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ना मैं लड़ सकता हूं, ना मैं हिल सकता हूं। क्या मुझे ये हमला सीधे झेलना पड़ेगा? यू हाउ की आंखें चमकी। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक करिश्मा हुआ। रोशनी चमकी और वो हवा में गायब हो गया। सबको लगा उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन किया है, लेकिन वो अगले ही पल अपनी उसी जगह पर वापस आ गया। स्पेस पावर, यानी स्पेस को कंट्रोल करने की ताकत। ज़ोंगली वू ये देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये लड़का, ये तो स्पेशल पावर यानी स्पेस को कंट्रोल करने की ताकत यूज कर रहा है। सिर्फ एक अल्टीमेट डोलुओली स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। डीतियान जैसे महान योद्धा ने भी इसी ताकत के दम पर ज़ोंगली वू जैसों को धूल चटाई थी। तो फिर ये बच्चा इस छोटी सी उम्र और लेवल पर ये कैसे कर रहा है? असल में यू हाउ ने अभी स्पेस को पूरी तरह मास्टर नहीं किया था, लेकिन जिसके पास 2 सोल कोर्स होते हैं, वो दुनिया को बहुत बारीकी से महसूस कर सकता है। यू हाउ के कोर्स यिन यांग कॉम्प्लीमेंट तरीके से बने थे, इसलिए उसका स्पेस को समझने का तरीका किसी भी अल्टीमेट डोलुओ से ज्यादा गहरा था। जैसे जैसे वो स्पेस को चीर कर वापस आता, उसकी समझ और बढ़ती जाती। उसे समझ आया कि स्पेस पावर असल में वक्त के अलग अलग पॉइंट्स हैं। हालांकि वो अभी पूरी तरह गायब होकर कहीं और नहीं जा सकता था, लेकिन वो अपनी जगह पर रहकर हमलों से बच जरूर रहा था। ज़ोंगली वू ने देखा कि हवा के ब्लेड्स काम नहीं कर रहे, तो उसने अपनी चाल बदली। अब एक नहीं बल्कि बहुत सारे बवंडर एक दूसरे में मिलकर एक महाबवंडर बन गए। ये बवंडर इतना ताकतवर था कि ये अब स्पेस को भी फाड़ रहा था। तुम स्पेस कंट्रोल कर सकते हो ना, तो लो, मैं स्पेस को ही तहस नहस कर देता हूं। अब देखता हूं कैसे बचोगे। यू हाउ का शरीर उन हवाओं में डगमगाने लगा। उसका आईसी वॉर गॉड्स आर्मर गहरी नीली रोशनी छोड़ रहा था ताकि वो उस दबाव को झेल सके। सबको दिख रहा था कि यू हाउ की सोल पावर पानी की तरह बह रही है, लेकिन यू हाउ को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बहुत धीरे से अपने हाथ अपने शरीर के पास से कोड़े। उसके पीछे आइस येड स्कॉर्पियन की परछाई दिखी। उसके हाथों के बीच एक छोटा सा एयर फ्लो बनने लगा, जो बवंडर की उल्टी दिशा में घूम रहा था। ज़ोंगली वू के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान थी। क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटा सा हवा का झोंका मेरे महाविनाशकारी चक्रवात को रोक पाएगा? ये तो इसे 1 सेकंड में निगल जाएगा। ज़ोंगली वू उसे मारना नहीं चाहता था, बस थका देना चाहता था, ताकि वो उसे पकड़कर होली गोस्ट चर्च का होली सन बना सके। उसे पूरा यकीन था कि यू हाउ कितनी भी कोशिश कर ले, वो थकेगा जरूर। लेकिन यू हाउ के हाथों के बीच वो छोटी सी गेंद अब अपनी असली ऑरा छोड़ने लगी थी। जैसे ही वो उस विनाशकारी चक्रवात से टकराई, एक बहुत ही अजीब हलचल शुरू हुई। गाइज, क्या यू हाउ का ये छोटा सा हवा का गोला उस महाविनाशकारी चक्रवात का सामना कर पाएगा? क्या यू हाउ ने जानबूझकर अपनी सोल पावर खर्च होने दी है ताकि वो कोई बड़ा दाव खेल सके? ज़ोंगली वू को लग रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन क्या उसे पता है कि यू हाउ के पास आइस एम्प्रेस की सबसे खौफनाक स्किल्स अभी भी बाकी हैं? ये महायुद्ध अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर ये दिमागी लड़ाई और स्पेस पावर का कॉन्सेप्ट मस्त लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।